डॉक्टर अंबेडकर, दुनिया भर से हमें तार मिल रहे हैं जिनमें गांधी जी की जिंदगी बचाने की प्रार्थना की गई है। महात्मा जी को बचाना ही चाहिए, लेकिन हमारे हकों के सामने आप गांधी जी की जिंदगी का प्रश्न आखिर क्यों खड़ा कर रहे हैं? आप चाहे तो मुझे फांसी दे दीजिए, लेकिन अपने लोगों के हकों की बलि नहीं चढ़ाऊंगा सिर्फ गांधी जी की जिंदगी बचाने के लिए। आप गांधी जी से विनती करें कि वो अपना उपोषण एक हफ्ता विलंबित करें और फिर हल ढूंढिए इस समस्या का। गांधी जी के पास लोगों से बात मनवा लेने के अपने तरीके हैं, हमें भी अपनी इच्छा शक्ति दिखानी होगी। हर पार्टी के नेताओं में खलबली मची हुई दिखाई दे रही थी। कौन क्या कह रहा है तथा किसके क्या बोलने से परिषद के उद्देश्य के अनुसार किस तरह की सुलह होना संभव है, इसी तरफ सबका ध्यान लगा हुआ था। परिषद के कार्यक्रम के लिए उपयोगी सिद्ध हो, इसीलिए डॉक्टर अंबेडकर ने अपना मत साफ और निर्भीक ढंग से घोषणा पत्र के जरिए अखबारों को भेज दिया था। डॉक्टर का वक्तव्य पढ़कर वहां इकट्ठा हुए नेताओं को आगे की कार्रवाई की रूपरेखा बनाने में और सोचने विचारने में आसानी हुई। परिषद की शुरुआत से पहले श्री हीराचंद वालचंद ने कुल कामकाज के बारे में बताते हुए पंडित मालवीय जी को अध्यक्ष स्थान ग्रहण करने की विनती की। पंडित जी के चेहरे पर गंभीरता छाई हुई थी। परिषद का कार्य जितना महत्वपूर्ण था उतना ही गंभीर भी था। पंडित जी ने अपने भाषण की शुरुआत में सभी नेताओं को इस विकट स्थिति में सुलह की आसान राह निकालने की आवश्यकता बताई। महात्मा गांधी के प्राण बचाने का उद्देश्य सामने रखते हुए दोनों पक्ष जिसे स्वीकार लें ऐसी कोई योजना बनाने की विनती की। पंडित जी की विनती के अनुसार पहले डॉक्टर अंबेडकर बोलने के लिए खड़े हो गए। उन्होंने बड़ी निर्भीकता और ईमानदारी के साथ अपना मत परिषद के सामने रखा। अपना पक्ष रखते हुए उन्होंने कहा, परिषद का कार्यक्रम देखकर मुझे लगा कि इसका कोई फायदा नहीं है। महात्मा गांधी हमारी मांगों का विरोध करते हैं, उसके लिए उन्होंने अपने प्राणों की बाजी लगाई है। सबको यह लगना स्वाभाविक है कि महात्मा गांधी के मूल्यवान प्राणों की रक्षा हो, लेकिन अपने प्राणों की बाजी लगाने से पहले गांधी जी को चाहिए था कि वे कोई अन्य योजना लोगों के सामने रखते। आज के हालात के बारे में सोचते हुए मुझे तीव्रता से लगता है कि गांधी जी की नई योजना के बगैर सुलह के सभी तरीके बेकार हैं, और अगर साफ साफ बताना हो तो इससे आगे तय करने लायक कुछ बचता ही नहीं। इस परिषद में भले गहराई से सोच विचार हो, लेकिन जब तक महात्मा गांधी की असल योजना का साफ साफ पता नहीं चलता है तब तक कम से कम मुझे तो कोई मार्ग दिखाई नहीं देता है। और मैं आप सब लोगों को भी बता रहा हूं कि मैं इस परिषद के आयोजकों के या यहाँ के किसी भी नेता की किसी भी योजना के साथ बंधा हुआ नहीं हूं। मैं सिर्फ महात्मा गांधी का कहना क्या है इसी पर सोचूंगा। उनकी योजना के बारे में जब तक कुछ पता नहीं चलता तब तक मैं आगे क्या कह सकता हूं। पहले पता कीजिए कि वे क्या कहना चाहते हैं, साथ ही स्पृश्य नेता उनके प्रतिनिधि के तौर पर उनके विचार ले आएंगे, उसी पर मैं सोचूंगा। किसी भी अस्पृश्य नेता द्वारा लाई गई उनकी किसी योजना पर मैं नहीं सोचूंगा, यह मैं पहले ही साफ साफ कह दे रहा हूं। महात्मा गांधी के प्राण बचाने के लिए मैं अपने बंधुओं की न्यायपूर्ण मांगों के साथ खिलवाड़ नहीं करूंगा। डॉक्टर अंबेडकर का भाषण बहुत ही जोरदार और असरदार हुआ। उनके बाद राजा का भाषण हुआ। उन्होंने भी यही कहा कि महात्मा गांधी की योजना क्या है यह जाने बगैर हम क्या करेंगे यह साफ साफ नहीं कहा जा सकता। बालू में स्वाभिमान की इतनी कमी होगी यह हमने कभी सोचा नहीं था। स्पृश्य जनता के सामने विनम्रता प्रकट करने की सीमा को लांघते हुए वे बोले, लेकिन उनका भाषण खोखला था। शायद उन्हें लगा हो कि उन्होंने ओवर बाउंड्री मारी है। मद्रास के शिवराज नटराजन दलवी मंडल करंदीकर, डॉक्टर मुंजे, गोखले, कुंजरू आदि नेताओं के भाषण हुए। मुंबई के नेताओं का एक प्रतिनिधिमंडल महात्मा गांधी से मिलने के लिए तथा उनके विचार हिंदू नेताओं के सामने रखने के लिए पुणे गया। उनके आने के बाद महात्मा गांधी से मिलने वाले संदेश के बाद आगे का कार्यक्रम तय होना था। इसी बात के साथ परिषद के पहले दिन का कामकाज अगले दिन तक के लिए स्थगित किया गया। सोमवार को बैठक पूरी होने के बाद रात में पुणे से प्रतिनिधिमंडल लौटा। प्रतिनिधिमंडल और तेज बहादुर सप्राव, जयकर, राघवाचार्य, बिरला आदि लोगों के साथ रात 12 बजे तक बिरला हॉल में बातचीत हुई। इस निजी बैठक में महात्मा गांधी की नई योजना के बारे में आपसी बातचीत हुई। मंगलवार 20 सितंबर 1932 के दिन घड़ी में दोपहर 12 की घंटी बजने के बाद गांधी जी ने अनशन शुरू किया। उस वक्त उन्होंने वहीं अखबारों के प्रतिनिधियों से मुलाकात कर वे आमरण अनशन क्यों कर रहे हैं इसका खुलासा किया। वह 21 सितंबर 1932 को टाइम्स ऑफ इंडिया में प्रकाशित हुआ। उसमें गांधी जी ने कहा था, मेरा आमरण अनशन मानवीय धर्म की रक्षा ए फाइट फॉर ह्यूमैनिटी के लिए है। मेरा अनशन अस्पृश्यों को पृथक निर्वाचन क्षेत्र न मिले इसके लिए है। अस्पृश्यों को संवैधानिक आरक्षण मिलने के खिलाफ नहीं। माई फास्ट इज ओनली अगेंस्ट सेपरेट इलेक्टोरेट्स एंड नॉट अगेंस्ट स्टैट्यूटरी रिजर्वेशन ऑफ सीट्स। वर्ग बातचीत के लिए सर तेज बहादुर सप्राव,
जयकर, पंडित मालवीय, मथुरादास वसंत जी की स्पृश्य वर्ग के प्रतिनिधि के रूप में एक समिति बनाई गई थी। उस दिन जयकर की ओर से डॉक्टर अंबेडकर को सुबह 10 बजे बिरला हाउस में बुलाया गया था। डॉक्टर अंबेडकर डॉक्टर सोलंकी के साथ गए भी थे। बिरला हाउस में जयकर, तेज बहादुर सप्राव और पंडित मदन मोहन मालवीय के साथ महात्मा गांधी की नई योजना पर चर्चा हुई। इस नई योजना के आधार से केवल सुलह सफाई के तौर पर एक तात्कालिक योजना बनाना तय हुआ। दोपहर ठीक 12 बजे दूसरे दिन के काम की शुरुआत हुई। लेकिन आज विशेष चर्चा किए बगैर एक छो कमेटी का गठन कर समझौते से निर्णय तैयार करने की बात पहले से तय की गई थी। पहले पुणे होकर आए प्रतिनिधिमंडल के सर चुनीलाल मेथा ने महात्मा गांधी का समझौते से संबंधित नया निर्णय बैठक में सबके सामने रखा। आज बैठक में सर तेज बहादुर सप्राव, बैरिस्टर जयकर आदि लोग उपस्थित थे। अध्यक्ष पंडित मालवीय जी ने सभा की शुरुआत करने से पहले सबको बताया कि यह जरूरी है कि सभा का काम संक्षेप में हो, इसलिए बेवजह चर्चा को टालकर आगे की कार्रवाई के लिए एक छोटी समिति का गठन करना होगा। उसके बाद चुनीलाल जी ने गांधी का कहना क्या है यह बताया। 1. गांधी अस्पृश्यों को पृथक चुनाव क्षेत्र देने के विरोध में हैं। 2. साथ ही संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र और आरक्षित जगहों की योजना के लिए भी वे राजी नहीं हैं। फिर भी मुंबई में हुई अखिल हिंदू परिषद में आरक्षित जगहों के बारे में अगर पहले से तय की गई कुछ बातों के साथ अगर निर्णय तैयार किया जाए तो उन्हें आपत्ति नहीं होगी। हालांकि यह भी नहीं कहा जा सकेगा कि उसे उनकी मान्यता होगी। अगर कोई समझौता हुआ तो शायद वे उसे अपनी सहमति देंगे। इस दौरान सर चुनीलाल ने आरक्षित जगहों के बारे में संतोषजनक तरीके से जानकारी नहीं दी, इसलिए सर सेटलवार्ड को बातों का स्पष्टीकरण देना पड़ा था। महात्मा गांधी की योजना के बाद डॉक्टर अंबेडकर बोलने के लिए उठे। उनका आज का भाषण बहुत ही उत्साहवर्धक और हृदयस्पर्शी हुआ। उन्होंने कहा, आज के कठिन हालात में हो रही इस बातचीत में मेरी हालत अन्य सभी की तुलना में बहुत ही विचित्र सी है। शांति की इस सुलह में सिर्फ मुझे अपने लोगों के न्यायपूर्ण अधिकारों की सुरक्षा के लिए खलनायक की भूमिका निभानी पड़ रही है। अपने इस न्यायपूर्ण और लोकहित के काम को करते हुए मुझे चाहे जितनी मुश्किलों का सामना ही क्यों न करना पड़े। इतना ही नहीं, अगर किसी ने पास ही के बिजली के खंभे पर मुझे तुरंत फांसी पर चढ़ाया तब भी मैं उसकी परवाह नहीं करूंगा। आज हमारे सामने जो सवाल उपस्थित हैं वे केवल भावनाओं के सहारे हल नहीं किए जा सकते। गुलामी में पिस रहे हमारे अनगिनत बंधुओं के न्यायाधिकारों के लिए कानूनी ढंग से हमें यह सवाल हल करना है। यहाँ केवल विवेक बुद्धि से काम नहीं चलेगा। महात्मा गांधी की योजना पर सोचने विचारने के लिए कुछ अवधि तो अवश्य ही लगेगी। फिर भी महात्मा गांधी को परिषद की ओर से एक प्रस्ताव तैयार कर 10-12 दिनों तक अनशन करने से रोकना होगा। हालांकि पंडित मालवीय जी का कहना है कि यह बात लगभग असंभव है। इस प्रकार पूरी तरह अलग निर्वाचन क्षेत्र छोड़ने के लिए तैयार नहीं होने की बात कही। स्वतंत्र निर्वाचन क्षेत्र न हो तो सुलह असंभव है, यह तब तक बाकी लोग भी समझ गए थे। इसीलिए साइमन कमीशन के सदस्य मेजर एटले ने साइमन कमीशन की रिपोर्ट से जुड़ी मतपत्रिका में मुसलमान लोगों का पृथक निर्वाचन क्षेत्र टालने के लिए प्राथमिक चुनावों की जो योजना बनाई थी उसी को मान्यता दी गई। उसके बाद अलग निर्वाचन क्षेत्र की मांग छोड़ दिए जाने के कारण अस्पृश्यों का जो नुकसान होने वाला था उसकी भरपाई के लिए कम्युनल अवार्ड से अधिक रियायतें मिले तभी सुलह होने की बात डॉक्टर अंबेडकर ने कमेटी के सदस्यों को बताए और कमेटी के सदस्यों ने उस पर विचार करने का भरोसा दिलाया। तुरंत चर्चा के लिए मालवीय जी ने एक छो कमेटी की नियुक्ति के बारे में सुझाव रखा। उस कमेटी के सदस्यों के नाम भी परिषद को बताए। इस कमेटी में सर तेज बहादुर सप्राव, जयकर, पंडित मालवीय, मथुरादास वसंत जी और डॉक्टर अंबेडकर को शामिल किया गया था। फिर तय हुआ कि डॉक्टर अंबेडकर अपनी पूरी योजना लिख कर ले आएंगे और रात 9 बजे एक बार फिर कमेटी की बैठक बिरला हॉल में होगी। साथ ही डॉक्टर अंबेडकर के सुझाव पसंद आ जाए तो बुधवार की सुबह डॉक्टर अंबेडकर और कमेटी के सदस्य पुणे जाकर महात्मा गांधी के सामने उसे प्रस्तुत करेंगे। इस दौरान कमेटी के सदस्यों ने दोपहर के कार्यक्रम में एक महत्वपूर्ण बदलाव किया। वह यह था कि डॉक्टर अंबेडकर को अपने साथ पहले ही से न ले जाते हुए कमेटी के सदस्य महात्मा जी के साथ बातचीत करेंगे और अगर महात्मा जी इच्छा प्रकट करेंगे तो डॉक्टर अंबेडकर को बुला लेंगे। कमेटी द्वारा सोच विचार के बाद डॉक्टर अंबेडकर ने एक नई योजना तैयार की। वे और डॉक्टर सोलंकी रात 10 बजे बिरला हाउस गए और अपनी योजना उन्होंने कमेटी के आगे पेश की। कमेटी ने उसे मान्यता दी। योजना इस प्रकार थी। डॉक्टर अंबेडकर की नई योजना। भाग 1। महात्मा गांधी के पक्के निर्णय के बारे में पता चलने के बाद डॉक्टर अंबेडकर ने सर तेज बहादुर सप्राव, जयकर और पंडित मालवीय जी की अनुमति से नई योजना तैयार की। इस योजना में मुख्यतः प्राथमिक चुनाव, बाद में संयुक्त निर्वाचन क्षेत्रों में आरक्षित जगहों की तरह चुनाव की योजना थी। यह अलग निर्वाचन क्षेत्र को कुछ नर्म नाम दिया गया। इस योजना में अस्पृश्यों के लिए आगे बताए अनुसार जगहें आरक्षित रखी जाएंगी। विधिमंडल की जगहें। नई योजना के अनुसार अस्पृश्य समाज को कुल 197 जगहें मिलनी हैं।
चुनावों को लेकर पहले 10 सालों में अस्पृश्यों के लिए आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र की ओर से अस्पृश्य उम्मीदवारों के प्राथमिक चुनाव होंगे। इन प्राथमिक चुनावों में जो 2 उम्मीदवार पहले स्थान पर चुनकर आएंगे वे ही आम चुनावों में उम्मीदवार बनेंगे। 10 सालों के बाद प्राथमिक चुनावों का यह तरीका खत्म कर दिया जाएगा और उसकी जगह संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र और आरक्षित जगहें आदि चुनाव की पद्धतियों के बारे में सोचा जाएगा। इस योजना को 20 वर्षों तक जारी रखते हुए अस्पृश्यों के मतानुसार आगे किन शर्तों पर और नीतियों के आधार से प्रतिनिधित्व दिया जाए इस बारे में निर्णय किया जाएगा। उम्र की कसौटी पर खरे उतरने वाले हर अस्पृश्य को अपना मत देने का अधिकार होगा। प्रांतिक तथा केंद्रीय विधिमंडल के प्रतिनिधियों की संख्या जनसंख्या पर आधारित हो। भाग 2। सभी प्रांतों के अस्पृश्य वर्ग को महापालिका, स्थानीय बोर्ड, पंचायती, स्कूल बोर्ड और अन्य स्थानीय संस्थाओं में जनसंख्या के अनुपात में प्रतिनिधित्व मिले। स्थानीय, केंद्रीय तथा वरिष्ठ कचहरियों में जनसंख्या के अनुपात में और शिक्षा की तय योग्यता के अनुसार अस्पृश्य वर्ग के युवकों को नौकरियां मिलें। बहिष्कृत वर्ग में शिक्षा का योग्य प्रसार हो, इसके लिए हर प्रांत से शिक्षा के लिए जो सरकारी ग्रांट दी जाती है उसमें से अस्पृश्यों की लोकसंख्या की अनुपात में योग्य हिस्सा दिया जाए। कनाडा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कनाडा उपनिवेश में जिस तरह व्यवस्था की गई है उसी के अनुसार शिक्षा, नौकरियां, सेहत आदि मसलों के बारे में अस्पृश्य वर्ग के साथ अगर न्याय न बरता जाए तो उन्हें गवर्नर या वायसराय के पास अर्जी देकर अपना न्यायपूर्ण अधिकार पाने का नया संवैधानिक अधिकार दिया जाए।